यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज आपको बता दूं कि पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। मोदी ने इस्तीफा दिया, फिर शाम को एनडीए की मीटिंग में क्या हुआ, आज इसके बारे में बताऊंगा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, मोदी से मीटिंग में किसने क्या शर्त रखी है, इसकी इनसाइड स्टोरी लेकर आया। नीतीश कुमार ने मोदी से वो कह दिया कि सुनकर आप चौंक जाएंगे कि नीतीश कुमार भी ऐसा बोल सकते हैं क्या। अमित शाह रिजल्ट आने के बाद भी एनडीए को 300 पार ले जाने वाले हैं क्या। इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। उद्धव ठाकरे क्या टीम मोदी में आने वाले हैं, आज इसके बारे में भी बात होगी। यूपी में बीजेपी की सीटें घटने की असल वजह क्या पता लगी है, इसका चैप्टर भी है। यूपी में बीजेपी सीटें हारी, क्या योगी से इस्तीफा मांगा जाएगा। अयोध्या के राम भक्तों ने मोदी के लिए वोट क्यों नहीं किया, मोदी के साथ क्या भीतरघात हुआ है, इस आरोप का सच क्या है, यह भी बताऊंगा। और फिर खालिस्तानी से लेकर आतंक समर्थक कैसे इस बार चुनाव जीत गए, उसका चैप्टर भी है। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने जरूरी टेस्ट कराने का हवाला देते हुए 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है, यानी केजरीवाल को फिलहाल 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को करारी हार मिली है। राज्य की कुल 147 में से बीजेडी को सिर्फ 51 सीटें मिल सकी। बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर ओडिशा में शानदार जीत दर्ज की और नवीन पटनायक के 24 साल से चले आ रहे शासन का अंत कर दिया। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास आज भीषण आग लग गई। आग क्रॉसिंग रिपब्लिक में एंट्री के लिए बनाए गए बड़े ग्लास गेट में शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की। गेट में लगे फाइबर के कुछ हिस्सों में आग तेजी से फैली और वहां से काले धुएं के गुबार उठने लगा। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ट्रैकिंग पर निकले एक ग्रुप जो है वो अचानक बर्फबारी की वजह से रास्ता भटक गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के 22 ट्रैकर्स का यह ग्रुप सहस्त्रताल ट्रैक पर निकला था। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रैकर्स के फंसे होने की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 8 लोगों को सुरक्षित बचाया, जबकि 10 लापता ट्रैकर्स की तलाश अभी भी जारी है। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आयरलैंड के साथ चल रहा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। पहले बल्लेबाजी कर रही आयरलैंड के 10 ओवर में 49 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं। यह मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। है पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ने इस्तीफा दिया, फिर शाम को एनडीए की मीटिंग में क्या क्या हुआ, चंद्रबाबू, नीतीश बाबू, मोदी से मीटिंग में किसने क्या शर्त रखी, इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं। नीतीश कुमार ने मोदी से वो कह दिया कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। और अमित शाह रिजल्ट आने के बाद भी एनडीए को 300 पार ले जाने वाले हैं क्या। इंडी गठबंधन को झटका लगेगा और उद्धव ठाकरे टीम मोदी में आ जाएंगे क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। कल जब से रिजल्ट आया है तब से नई सरकार बनने को लेकर बहुत बातें चल रही हैं। सब अपना अपना गणित लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में सबके गुणागणित पर पानी फेर दिया। नरेंद्र मोदी ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ हो सके। इसलिए आप देखिए कि तुरंत सारे काम निपटाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाकर आज मीटिंग भी कर ली और इस मीटिंग में एनडीए के सारे नेताओं ने कंफर्म कर दिया कि आएगा तो मोदी ही। फिर आप कहेंगे मैंने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात क्यों की, ये आगे बताऊंगा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नई सरकार बनाने पर सब सहमत हो गए। सबने कंफर्म भी कर दिया है कि वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले।
सबने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया है, यानी नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म पर अब किसी तरह का कोई डाउट दिख नहीं रहा। सब कुछ क्लियर हो चुका है, थर्ड टर्म की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब सिर्फ शपथ ग्रहण की जो तैयारी है या शपथ ग्रहण ही समझिए कि बचा हुआ है, बाकी सब सेट हो गया है। हालांकि आज एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर हुई और इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि 60 साल के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से चुनाव लड़ा और जीता। सभी एनडीए के नेता सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की बैठक में कुछ दलों ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया, जैसे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने समर्थन पत्र दे दिया, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने दे दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी को पता है कि इंडी गठबंधन वाले भी कुछ खेल करने के बारे में सोच तो रहे हो, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मामला इधर से उधर हो। इसलिए अगर आप देखेंगे कि कैसे 24 घंटे में फटाफट खटाखट सारे काम हो गए इंपॉर्टेंट, जैसे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अभी तक वो पिछली लोकसभा जो चल रही थी उसके प्रधानमंत्री थे उसमें, तो वो इस्तीफा देंगे तब तो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। यही प्रक्रिया होती है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई, जो 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है कहा जा रहा है। एनडीए के सारे नेताओं को बुलाकर आज शाम 4 बजे पीएम आवास पर मीटिंग भी कर ली गई। एनडीए की मीटिंग से यह बड़ा मैसेज दे दिया गया कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब एकजुट हैं। एनडीए की मीटिंग में जिस तरह की तस्वीरें आई उससे भी क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी रिलैक्स हैं। एनडीए के सारे नेता रिलैक्स हैं, सब ऑल इज वेल है और फील गुड वाला माहौल है। आप नीतीश कुमार देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, सब बढ़िया माहौल में बातचीत हुई। अच्छा, इन तस्वीरों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं और फिर उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे। इन्हीं दो नेताओं पर इंडी गठबंधन की नजर थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, इनके हाव भाव को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि सब कंफर्टेबल नहीं है। सब दिख रहा है कि भाई कंफर्टेबल है, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। नई सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत दिख तो नहीं रही है। मीटिंग में पीएम मोदी हंसते हुए बात करते दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह से एक फोटो की बड़ी चर्चा हो रही थी, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन से पटना से दिल्ली आ रहे थे। तस्वीर में पहले तेजस्वी नीतीश कुमार की पीछे वाली सीट पर बैठे दिखे, फिर साथ में आकर बैठ गए। इन्हीं तस्वीरों के बाद चर्चा होने लगी कि कहीं कुछ खेल तो नहीं होने वाला, दोनों एक प्लेन से आए। अरे भाई, तो एक प्लेन से दोनों निकले 10:30 बजे, कॉमन प्लेन है, मतलब कोई प्राइवेट जेट में तो साथ में नहीं आए, आगे पीछे बैठे हैं। तेजस्वी यादव का चेहरा उतरा हुआ था, उन्होंने मेहनत की, वैसा रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा दुखी होंगे, देखिए आंखों से लग रहा है। बाद में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार से क्या बात हुई, तो उन्होंने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि सारी बातें सामने नहीं बताई जाती। एक बार तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर आपको नीतीश कुमार पर इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि नीतीश कुमार ने आज क्या बातें कही हैं मीटिंग में। नहीं, सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नायडू के सपोर्ट के लिए बड़ी कीमत चुकानी हो, कई बड़े मंत्रालय देने हो, नहीं तो ये लोग कुछ खेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जेडीयू के अंदर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के अंदर की कहानी यह चल रही है कि नीतीश कुमार ने अब तक प्रधानमंत्री से समर्थन के बदले कुछ नहीं मांगा है, यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पूरा भरोसा जताया है और बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार। और यह बात सुनकर हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है कि नीतीश कुमार तो नहीं पलटेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या मांगना, आपको समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और उन्होंने कह दिया है कि भैया भरोसा रखिए, हम नहीं पलटने वाले। यह भी पता चला है कि नीतीश कुमार ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सरकार में जेडीयू को 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया। आज दिल्ली पहुंचकर खुद नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार तो बनेगी ही। एक बार नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए।
खुद नीतीश कुमार के करीबी नेता भी इंडी गठबंधन में चल रही अटकलों को सीधे खारिज कर रहे हैं। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कह दिया कि सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाई, इंडी गठबंधन वाले सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अभी काहे के लिए? अभी तो सरकार बनेगी उसके बाद ना, वो तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि शायद इंडिया को अप्रोच करेगी, तो अगर अप्रोच करती है तो क्या आप लोग उसके? अरे बता तो दिए कि बिल्ली की तरह वो लोग घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल्ली की तरह इंडी वाले घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू ने भी इंडी गठबंधन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। नायडू ने फिर से क्लियर कर दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। एनडीए की बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. यानी चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम एनडीए का पार्ट नहीं होते तो एनडीए के नाम पे कैसे चुनाव लड़ रहे होते। पता नहीं लोगों को क्यों शक हो रहा है। तो चंद्रबाबू से लेकर नीतीश बाबू तक सब नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़े हैं। तो इंडी वाले बेचारे सपना ही देखते रह गए। आज तो एनडीए के नेताओं की मीटिंग हो गई जिसमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भरोसा जताया गया। अब आगे का प्लान भी सुन लीजिए। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर पर एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह भी बताया जा रहा है। यानी एनडीए का कोई पार्टनर कहीं नहीं जा रहा, सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर एनडीए की पूरी पिक्चर देखें तो इसमें बीजेपी को मिलाकर 14 पार्टियां हैं। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सीटें मौजूद हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, एलजेपी के पास 5 सांसद, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सांसद, जेडीएस के पास 2, आरएलडी के पास 2, हम के पास 1, अपना दल एस के पास 1, जनसेना पार्टी के पास 2, आजुजू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास 1, यूपीपीएल के पास 1, एसकेएम के पास 1, एजीपी के पास 1 और एनसीपी के पास 1। एनडीए में शामिल अलग अलग दलों के नेता आज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने भी क्लियर किया कि एनडीए एकजुट है और पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार एनडीए के घटक दलों के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे विदेश से नेताओं के फोन आने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया, आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। लेकिन सिर्फ ये नंबर 293 तक ही सीमित नहीं है, अभी एनडीए का नंबर और बढ़ सकता है। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। यहां ये लोग एनडीए तोड़ने चले थे, अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ गई कि कई छोटे छोटे दल जिनके एक सांसद हैं या फिर कई निर्दलीय भी हैं, वो अमित शाह के संपर्क में हैं।
कुल मिलाकर 18 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में हैं ना इंडी गठबंधन में। ये 18-17 सांसद कौन कौन से हैं जरा ये भी देख लीजिए। इसमें निर्दलीय 7 हैं, जगन मोहन रेड्डी के 4 हैं। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी को तो प्रधानमंत्री वैसे भी एनडीए प्लस का हिस्सा मानते आए, तो ये 4 तो वो साथ ही मान के चल रहे हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी के एक हैं, इनको भी एनडीए प्लस मानते रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 7, 4, 11, 12 तो ऐसा ही हो गया। ओवैसी की एआईएमआईएम है, इसके अलावा वीपीपी है, मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, इसका एक सांसद है। जेडपीएम मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट की एक सांसद, एसकेपीआर का एक और बीएपी का एक। इसमें कई दल और कई सांसद ऐसे हो सकते हैं जिनके एनडीए के साथ आने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, यानी एनडीए का नंबर 293 से आगे भी जा सकता है। हालांकि अगर 7 निर्दलीय सांसदों को देखें तो इनमें कई सांसद हैं जिनसे बीजेपी समर्थन नहीं लेना चाहेगी, जैसे जेल में बंद अमृतपाल सिंह जो पंजाब के खडूर साहिब से जीता है, सरबजीत सिंह खालसा जो इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा है, इंजीनियर राशिद जो बारामूला से जीता है और टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है। तो ये 3 से बीजेपी शायद ही समर्थन ले। इसके अलावा विशाल पाटिल जो महाराष्ट्र की सांगली सीट से निर्दलीय जीते हैं, पप्पू यादव जो बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीते हैं, मोहम्मद हनीफा जो लद्दाख की सीट पर निर्दलीय जीते हैं, उमेश भाई पटेल जो दमनदीप की सीट से निर्दलीय जीते हैं। ये 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन में भी कुछ दल ऐसे हैं जो पाला बदल भी सकते हैं, जैसे आज सुबह से उद्धव ठाकरे की चर्चा चल रही है। बॉस, आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए, इन्होंने संजय राउत को भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो हिंदुत्व की विचारधारा को आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे एनडीए में वापसी कर सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे भी एनडीए में आ गए तो नरेंद्र मोदी का नंबर 300 के पार चला जाएगा एनडीए का, क्योंकि उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं और अभी एनडीए 293 पर है। तो अगर उद्धव ठाकरे आ गए तो यह मामला सीधे सीधे 302 पर पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे पहले साथ नहीं रहे, उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी से लगाव भी बहुत है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी है, तो हो सकता है कि एनडीए तोड़ने वालों को झटका लग जाए और उद्धव ठाकरे इधर आ जाए। खैर, इधर एनडीए 300 के पार जाने को क्या सोच रही है, उधर इंडी गठबंधन को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने से रोक लेंगे। एनडीए की मीटिंग के बाद इंडी गठबंधन ने भी एक मीटिंग की। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इसमें शरद पवार गए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन के दूसरे सारे नेता गए थे। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे इसमें नहीं आए और संजय राउत को भेज दिया। ममता बनर्जी भी इसमें नहीं आई और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मीटिंग में भेजा। इंडी गठबंधन खुद तो 232 में सब मिलकर सिमट गए, लेकिन इंडी गठबंधन का हर नेता सिर्फ यही रट रहा है कि मोदी जीते नहीं बल्कि मोदी हार गए। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसी ही बातें। खड़गे ने कहा कि 2024 का जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। इनको 99 सीट आई है, सामने वाले को 240 सीट आई है, लेकिन जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जबकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। चुनाव मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दे दिया। तो बहुमत तो आपको भी नहीं दिया, आपको तो बीजेपी के आधे से आधे में रख दिया है, आधे से कम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो और जनादेश नहीं दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं ये पर्सनली नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हार भी और नैतिक हार भी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और नकार रहे हैं। इंडी गठबंधन ने कहा कि वो उन सभी दलों का स्वागत करते हैं जो गठबंधन में आना चाहते हैं। अरे आप स्वागत कर रहे हैं, वो आना चाहेंगे तब ना। और दूसरी बड़ी बात, अच्छा, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 400 पार नहीं हुआ, इसलिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने भी कहा था कि लिख लो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, वो तो बन रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या संन्यास ले लेंगे राजनीति से? इनमें से कई नेताओं ने कहा था कि 150 सीट से कम आएगी बीजेपी को, आई 240, तो वो राजनीति छोड़ देंगे क्या? ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी पे इनको खुद इतना भरोसा है कि मोदी जी ने 400 बोला था तो 400 आना चाहिए। ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी ये मोदी वो। इनकी चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि 37 दल मिलके भी नरेंद्र मोदी को बहुत खींच पाए तो 240 पे ला पाए। इनको यह सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी यहां से तो अपनी गाड़ी और पटरी पर लाएंगे, अपनी चीजें ठीक करेंगे। अब इनके पास क्या बचा नरेंद्र मोदी को और नीचे खींचने का? सब मिलके 240 लाए। अगली बार नरेंद्र मोदी अपनी कमियां, गलतियां जो भी होंगी वो सुधार के जब उतरेंगे तो ये क्या करेंगे फिर? अब क्या होनोलुलु में भी जाकर गठबंधन करेंगे क्या?
इंडी गठबंधन में कोई आना तो छोड़िए, इंडी गठबंधन खुद अपने लोगों को बचा कर रख पाए, यही बहुत बड़ी बात होती। इंडी गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना इतने नंबर हैं कि इनके कोई पास आना चाहेगा। अगर आप एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों की तुलना करें तो एनडीए बहुमत से बहुत ज्यादा है और इंडी गठबंधन बहुमत से बहुत दूर। और आपको ये आंकड़ों से समझा देता हूं, जरा आप इसको देखिए। ये लोग, वो जो ललन सिंह कह रहे थे कि हवाबाजी कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं था। बहुमत के लिए चाहिए 272, 272, एनडीए 293 पर है, 293, यानी इसके पास +21 है बहुमत से। और ये जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस वाले बैठे हैं 234 पे, यानी ये -38 पे बैठे हैं। तो ये +21 भी तोड़ लेंगे तो क्या कर लेंगे, इनको तो 17 और लगना है। इंडी गठबंधन इस खुशफहमी में था ना कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता उनके साथ आ गए तो इंडी गठबंधन का काम बन जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इंडी गठबंधन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और वो क्लियर कट नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। इस वक्त इंडी गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है। इंडी गठबंधन ने सरकार बनाने की उम्मीद छोड़ दी है। इंडी गठबंधन की बैठक में फैसला ले लिया गया है, इंडी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश अब नहीं करेगा। ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा गठबंधन। सही समय आने पर बीजेपी को हराएंगे, सही समय आने पर यह हराएंगे। ये जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है। खैर, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ पहले रंजीता जुड़ रही हैं। रंजीता, क्या इंडी गठबंधन ने अब ये सरेंडर कर दिया है कि कोई तोड़फोड़ होने वाला नहीं है? जो कहा जा रहा था इसको फोन जाएगा, उसको फोन जाएगा, ये टूटेंगे, वो टूटेंगे, अब ये फाइनल है कि उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही? सुशांत, देखिए, राजनीति तोड़ और कहीं ना कहीं एड ऑन और माइनस इसी सबका खेल कहा जाता है और राजनीति में संभावनाओं को ही देखा जाता है, परखा जाता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को जब सीटें हासिल हुई और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उम्मीद है एक बहुमत की तरफ वो बढ़ेंगे, उस आंकड़े तक वो पहुंच नहीं पाए। आज की अगर बैठक की बात की जाए तो 2 घंटे चली इस बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। जो 3 पैरे में ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके सबसे अंतिम पैरे में जाने की अगर कोशिश की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या रणनीति इंडिया गठबंधन जो है वो बनाने जा रही है, वो ये कि अभी फिलहाल सत्ता में आने की या इस तरह की कोई कोशिश करती हुई कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं दिखेगी। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि ये जो जनादेश है ये पूरी तरह से ना तो बीजेपी को मिला है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था, तो ये शिकस्त प्रधानमंत्री की हुई है। ऐसे में जो आगे की कोशिश रहेगी, जो जनता ने कहा है, उस कोशिश को वो आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है रंजीता, यानी अभी बहुत साफ है कि इंडी गठबंधन को कोई स्कोप दिख नहीं रहा कि वो किस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से रोक पाए। तो अब कहा जा रहा है कि सही समय पर हराए। ठीक है, मुहूर्त वगैरह निकालिए, देखिए कब निकलता है। इंडी गठबंधन कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए ने कह दिया कि आएगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने अपनी नई सरकार के गठन और तीसरे कार्यकाल की तैयारी भी शुरू कर दी। आज पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, उन्हें औपचारिक तौर पर अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया ताकि नई सरकार बनने की औपचारिकता तेज हो सके। यह प्रक्रिया होती कि पिछली सरकार के प्रधानमंत्री इस्तीफा देते, तब न फिर नया लेंगे। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार किया और अगली सरकार बनने तक पद संभालने का अनुरोध किया। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की अध्यक्षता में दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून से पहले होने वाला है। कई लोग कह रहे हैं 8 जून को हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। यानी पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों को यह मैसेज दिया कि अब पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के चक्कर में मत फंसिए, ना ही नंबर्स पर इतना ध्यान दीजिए। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को भी निशाने पर लिया और कहा कि जीत हमारी हुई है और दूसरे लोग उछल रहे हैं। अपने मंत्रियों में जोश बढ़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमने इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया, आगे भी और बेहतर करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की है। मीटिंग में पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद भी किया।
इंडी गठबंधन इसी बात में फंसा है कि मोदी की सीटें कम हो गई और कैसे मोदी को वो हटा दे, लेकिन ये सब हो नहीं रहा। उधर दुनिया भर से पीएम मोदी को भर भर के बधाई संदेश आ रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बधाई भेज दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बाइडेन ने बधाई भेजी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को बाकायदा फोन करके बधाई दी है। चुनावी नतीजों से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी दिखी है, ये पुतिन कह रहे हैं। यहां विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना जो है मैंडेट खो चुके हैं। पुतिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कितने पॉपुलर है ये दिखता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी को फोन किया है। ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दे दी है। यानी अगर आप देखें तो दुनिया भी ये मान के बैठी है कि आ गया है मोदी, तीसरा टर्म शुरू हो रहा है। यहां इंडिया अलायंस जो है वो अलग ही गाना गा रहा है। हमारे सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा दो बातें जल्दी से बताइए। एक कि 8 तारीख को ही शपथ ग्रहण है क्या, और दूसरा कि किसको किसको मतलब कौन सी ऐसी बड़ी चीज जो है किसी ने डिमांड की है गठबंधन में बने रहने के लिए, ऐसी कोई खबर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात कि 7 तारीख को जो संसदीय दल की बैठक होने वाली, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें दोपहर को बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर चुना जाएगा मोदी को, और शाम को राष्ट्रपति को मिलकर ये लोग क्लेम करेंगे। लेकिन 8 तारीख की शाम का वक्त मुकर्रर है, जो कि जानकारी मिली है राष्ट्रपति भवन से कि 8 तारीख की शाम को शपथ ग्रहण होगा। जहां तक जानकारी है कि कौन क्या मांग रहा है, निश्चित तौर पर थोड़े से दबाव में हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया है कि पूर्ण बहुमत हो ना हो, उनके काम करने का तरीका वही होगा जो पहले था। उन्होंने कल के भाषण में, जीत के बाद जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बड़े फैसलों के लिए आप तैयार रहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी है कि थोड़े टीडीपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से, खास करके जेडीयू की तरफ से थोड़ा प्रेशर बनेगा, और इसीलिए ललन सिंह को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि वो हार्ड बार्गनर है, उनसे वो बार्गेनिंग करने में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो गठबंधन है पूरे साथ में है, पूरे सबने मिलकर जिस तरह का सपोर्ट किया है, और आज जिस तरह से बैठक थी तो उसने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, और 5 साल कंफर्टेबली जीतेंगे, चलेगी सरकार। थोड़े बहुत अप और डाउन थोड़े से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी डिमांड है, कोई भी सामने नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। यानी इंडी गठबंधन भले ही किसी तरह से सरकार बनाने की आस लगाए हुए बैठा था, लेकिन दुनिया मान चुकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी तक 50 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स पीएम मोदी को लगातार तीसरे टर्म के लिए बधाई दे चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अलावा मॉरिशस, मालदीव और ईरान के नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा है। G20 देशों में इटली, जापान, साउथ कोरिया ने लीडर्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में सिंगापुर और मलेशिया ने पीएम मोदी को बधाई भेज दी है। युद्ध में फंसे इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को चुनावी जीत की बधाई दी है। इजरायल के पीएम ने हिंदी में पीएम मोदी को शुभकामना दी। यानी दुनिया को दिख रहा है कि रिजल्ट क्या आया है। इंडिया अलायंस आंख ही खोलने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर भारत को से टकराने वाले चीन ने भी पीएम मोदी को चुनावी जीत की बधाई दे दी। मतलब चीन को भी उम्मीद नहीं है कि ये इंडिया अलायंस वाले कुछ कर पाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई। चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध दोनों देशों के हितों के लिए अच्छा है। इससे क्षेत्र में शांति और विकास होगा। यह हुआ है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। लोकसभा चुनाव में जनता ने कैसे कैसों को जिता दिया, खालिस्तानी से लेकर आतंक समर्थक कैसे जीत गए इस बार चुनाव, अब जरा यह भी देखिए। इस चुनाव में बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं भाई, अजब अजब खेला हुआ है, और ऐसे हैरान करने वाले नतीजे भी आए हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी। ये इस चुनाव के ऐसे नतीजे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। इसमें कुछ नतीजे ऐसे भी आए जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी, और सबसे ज्यादा हैरानी तो ऐसे उम्मीदवारों को लेकर है जो देशद्रोह के गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। उससे बड़ी बात यह है कि जेल में बंद होते हुए भी एक उम्मीदवार ने अपने राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। आज आपको ऐसे ही हैरान करने वाले कुछ नतीजों के बारे में बताता हूं। लोकसभा चुनावों में हैरान करने वाले नतीजों में पहला नाम खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह का है। आपको याद है ना, इसकी वजह से पंजाब में कितना हंगामा तमाशा हुआ था। इसने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। यह खालिस्तान की बात करने वाला जीत गया।
अमृतपाल सिंह इस समय देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। और आपको याद होगा कि पिछले साल पंजाब में जेल में बंद एक खालिस्तानी समर्थक को छुड़वाने के लिए भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया था और उस मामले में अमृतपाल सिंह का नाम आया था। इसके बाद अमृतपाल सिंह गायब हो गया, जिसे बड़ी मेहनत के बाद एनएसए और पंजाब पुलिस ने पकड़ा। अमृतपाल पर पंजाब में फिर से खालिस्तान आंदोलन शुरू करने के गंभीर आरोप हैं और यह आदमी नेता बनकर घूम रहा और अब सांसद बन गया। भाई, इसको जिता दिया पब्लिक ने। बहुत से लोग यह जानकर हैरान हैं कि जेल में होने के बावजूद खालिस्तानी नेता अमृतपाल इस चुनाव में जीत कैसे गया। आप इसी में फंसे हैं कि अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई, यहां खालिस्तान का समर्थन करने वाला कैसे जीत गया, ये तो लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। अमृतपाल इस समय देशद्रोह के आरोप में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल को खडूर साहिब सीट पर 4,04,430 वोट मिले हैं। अमृतपाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,97,120 वोट से हराया है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के मार्जिन से हराया है इसने। खडूर साहिब सीट को पंथक सीट माना जाता है, जो सिखों के लिए काफी अहम है। अमृतपाल ने पंथ यानी धर्म को आगे रखने के नाम पर यहां के लोगों से वोट मांगे थे। अमृतपाल की कट्टर खालिस्तानी सोच और जेल जाने की वजह से यहां के लोगों ने अमृतपाल को अपना समर्थन दे दिया। अमृतपाल को असम की जेल भेजने को लेकर भी पंजाब के इस इलाके में अंदरूनी तौर पर विरोध हुआ था। पब्लिक की इस भावना को देखते हुए अमृतपाल ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमृतपाल ने जेल में रहकर ही अपना नामांकन भरा, लेकिन खुद से कोई प्रचार नहीं किया। अमृतपाल सिंह की मां और पिता ने लोगों से अपने बेटे को जेल से छुड़वाने के नाम पर वोट मांगे और लोगों ने भी इमोशन में वोट दे दिया। भाई, 4 लाख से ज्यादा। अमृतपाल ने खालिस्तान को समर्थन करने वाले वारिस पंजाब दे नाम का संगठन शुरू किया था। इसके खिलाफ एनएसए समेत 16 मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल चुनाव जीत गया। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं भाई, जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब में एक और सीट है जिसके नतीजे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह सीट है पंजाब की फरीदकोट। यहां कट्टरपंथी सरबजीत सिंह खालसा ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। सरबजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह का बेटा है। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेअंत सिंह बहुत नाराज था। इस ऑपरेशन के विरोध में बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इसमें बेअंत सिंह भी मारा गया, लेकिन यही हत्याकांड सरबजीत सिंह की जीत का एक पहलू भी है। सरबजीत सिंह को 2,98,062 वोट मिले। सरबजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार करमजीत को 70,053 वोटों से हरा दिया। अब इस जीत की वजह समझिए। सरबजीत सिंह ने अपने पिता के काम को कुर्बानी का नाम देकर लोगों से वोट मांगा। इसके अलावा फरीदकोट सीट पर लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत नाराज चल रहे थे। इनकी क्रॉस वोटिंग का फायदा भी सरबजीत सिंह को मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरबजीत की मां बिमल कौर ने 1989 में चुनाव लड़ा, जिसमें वो रोपड़ सीट से सांसद चुनी गई थी। सरबजीत सिंह ने 2004 से 2019 तक 4 बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन हर बार मुंह की खाता रहा, हार का मुंह देखता रहा, लेकिन इस बार वो सांसद बन गया है। हैरान करने वाली जीत में एक नाम जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट का भी है। यहां जेल में बंद एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भारी अंतर से हरा दिया। इस हार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जेल में बंद एक उम्मीदवार से हार गए। उमर अब्दुल्ला को देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार राशिद इंजीनियर ने हरा दिया है। देशद्रोह के आरोप में बंद है यह आदमी और इसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। इस कैंडिडेट का नाम आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हैरान करने वाली जीत से राशिद इंजीनियर की बड़ी चर्चा हो रही है। राशिद इंजीनियर को कुल 4,72,481 वोट मिले हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 ही वोट मिले। यानी इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को 2,04,142 वोट के भारी अंतर से हराया है जेल में बैठे बैठे। राशिद इस समय टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इसी इमोशन का फायदा राशिद को चुनाव में मिला। इससे तो केजरीवाल जी को भी सीखना चाहिए। तिहाड़ में रहते रहते चुनाव जीत गया और केजरीवाल जी की पार्टी कहती रही कि तिहाड़ में केजरीवाल जी रहेंगे तो हम लोग कैसे जीतेंगे। केजरीवाल जी बाहर भी आ गए तो भी दिल्ली में 7 सीट हार गए, पंजाब में 3 ही सीट जीत पाए। और यह आदमी इतने गंभीर आरोप में तिहाड़ में बंद और वहीं से चुनाव जीत गया। राशिद 2 बार एमएलए रह चुका है। 2019 में भी राशिद ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था। इस बार राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं,
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। इस चुनाव ने पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। यही वजह है कि परिवारवाद के खिलाफ चली इस प्रचंड लहर में उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हारे। आप देखिए कि परिवारवाद का मुद्दा इतना हावी हो गया कि जम्मू कश्मीर की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का सियासी करियर ही हिल गया। अब आपको इस चुनाव में उन नेताओं के बारे में भी बताता हूं जिनकी जीत की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंदौर के बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के नाम है। शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीतकर सबको हैरान कर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम असम के धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन का है। इन्होंने 10,12,000 से चुनाव जीता है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान है। 8,21,000 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव जीता। गुजरात के नवसारी से बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल ने 7,73,000 वोट हासिल किए। गांधीनगर से अमित शाह ने 7,44,000 वोट से चुनाव जीता। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से 7,10,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता है। तो ये कुछ बहुत बड़ी जीत के बारे में भी आपको